आज हम टेंस के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे या फिर इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, टेंस में सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सिंपल। देखिए, ये मेरे पास टेंस का मैंने कल आपको बताया था, कहा था कि टेंस के दो भाग होते हैं, काल के दो भाग होते हैं, समय और कार्य। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम कौन सा है? कालखंड, विस्तृत हिंदी के रूप में हम टाइम का मतलब इंग्लिश में आप ये नहीं समझे कि सुबह है या शाम को है, दोपहर को है या कल है। आप ये समझे कालखंड, एक पूरा खंड। वर्तमान है, भविष्य है या भूतकाल, तो उसको हम कहते हैं टाइम। और दूसरा होता है वर्क, अर्थात कार्य कैसा है, चल रहा है, समाप्त हो चुका है या कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जिसे कहते हैं अनिश्चित या साधारण रूप से हम कह सकते हैं किसी चीज को, लेकिन डेफिनेटली नहीं कह सकते कि वो कार्य हुआ भी है या नहीं हुआ है, चल रहा भी है या नहीं चल रहा है। कहने का तात्पर्य जो इंडेफिनिट होता है वह प्रोग्रेसिव और परफेक्ट का ठीक उल्टा होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है निरंतर या फिर सतत। गणित की भाषा में इसको हम सतत कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। और प्रोग्रेसिव उन्नति, लगातार, रेगुलर। और एक होता है परफेक्ट या कंप्लीट। तो वहां तो सीधा सीधा हो गया, या तो कोई काम कर रहे हो आप या किसी काम का आप ने कर लिया, लेकिन इंडेफिनिट का मतलब इनसे इनसे भिन्न, अर्थात अनिश्चित है, काम हुआ भी है नहीं हुआ है, या आप जो कह रहे हैं वैसा सत्य भी है या नहीं। तो इस टेंस का जो पहला जो टाइम का जो पार्ट था वो था प्रेजेंट, और इसको हमने वर्क में डिवाइड किया था। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसमें से हम सबसे पहले लेते हैं इंडेफिनिट। अब देखिए, इंडेफिनिट जो टेंस है, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस। साधारण वर्तमान, साधारण या अनिश्चित वर्तमान काल, अर्थात हिंदी में। अब देखिए, इसका जो पहचान है, हम कैसे पता लगाएं कि दिए गए वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं या नहीं। तो इसमें मैंने कहा था ता है, ती है, ते हैं, क्रिया के अंत में आते हैं, क्रिया के अंत में। ये जो शब्द होते हैं
ये क्रिया के अंत में आते हैं। तो तोड़ा इसे अपन इस प्रकार से कह सकता हूं, जैसे गाता, गाना एक क्रिया है, लेकिन इसको मैं लिखता हूं गाता है। चलना एक दूसरी क्रिया है, चलना, और चलना इसको मैं लिखता हूं चलता है। एक है सुनना, सुनना एक क्रिया है, इसे मैं लिखता हूं सुनता है। सुनते हैं, सुनता हूं, चलता हूं, सुनते हैं। देखो, है, हूं, हैं, ता है, ते हैं, अता हूं। आगे क्रिया के अंत। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट, इस प्रकार इस टेंस में मुख्यतः जो वाक्य होते हैं वह यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हो सकते हैं, आदत वाले हो सकते हैं, आदतन, आदत अतः हैबिट वाले हो सकते हैं, हैबिट, या फिर कहावतें, कहावतें और मुहावरे, मुहावरे हो सकते हैं। कहावतें या मुहावरे यूनिवर्सल वाले सेंटेंस हो सकते हैं, हैबिट वाले हो सकते हैं, कहावत और मुहावरे हो सकते हैं। देखिए कैसे, तीन एग्जांपल देते हैं, आप इस आरेख को बनाइएगा। पहले यूनिवर्सल लिख सकता हूं, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, में अस्त होता है। देखिए आप, सेकंड वाक्य, सेकंड वाक्य हो सकता है आपका इस टाइप का, आदत, राम प्रकाश रोजाना खेलता है, और एक है कहावत और मुहावरे, कहावत एंड मुहावरे, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 4 होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं। ये भी 1 और 1 11 होते हैं। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, 2 चीजें हो गई आपकी। एक तो की पहचान, इसकी पहचान क्या है? पहचान में मैंने आपको विस्तृत कह दिया, का है, तिये ते ध्यान दे दिया। मूड ऑफ वर्क, मूड ऑफ वर्क या मूड ऑफ सेंटेंस, मूड ऑफ सेंटेंस, मूड ऑफ सेंटेंस, वाक्य की प्रकृति कैसी होती है? वाक्य की प्रकृति, वाक्य की प्रकृति, मूड ऑफ सेंटेंस प्रत्येक में आपको आना चाहिए मूड ऑफ सेंटेंस कैसे है। अब इसके बाद देखिए, इसकी सहायक क्रिया,
इसकी जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब, जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, डू और डच। डू का प्यूरल, सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता, और सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता। अब देखिए बेटा, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो मेरे पास है, अर्थात इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसके अंतर्गत में नेचर ऑफ वर्ब, क्रिया की प्रकृति, अर्थात इस टेंस में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। तो एक तो हेल्पिंग वर्ब का होता है, एक मेन वर्ब का होता है, दोनों इसी के पोर्शन है। नेचर ऑफ वर्ब। अब अपने को ये देखना है कि मैंने कहा डू और डज होती है, तो एक तो होता है प्लूरल सब्जेक्ट और एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। कर्ता, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। कर्ता क्या है? कार्य करने वाला। कर्ता किसे कहते हैं? कार्य करने वाला। तो कर्ता कौन कौन हो सकता है? इसके लिए मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन के संदर्भ में बताया था कि जो सब्जेक्ट कर्ता होते हैं, इसमें मेन रोल आ जाता है मेरे पास। यहां से मुझे उठाना है नाउन को, यहां से मुझे उठाना है प्रोनाउन को, और यहां से मुझे उठाना है एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब। अर्थात तीनों भी आपके कर्ता के रूप में प्रयोग में आ सकते हैं। मोस्टली यूज नाउन एंड प्रोनाउन, रेयरली यूज एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। समझिए आप, कर्ता के प्लेस पे हम मोस्टली नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी रेयरली, संभवतया हम बहुत कम अवस्था में हम एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब को भी हम सब्जेक्ट के रूप में काम में ले सकते हैं। ऐसा आ सकता है, वो हम आगे जाकर के देखेंगे। इसी के साथ फिर आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस। तो कहने नेचर ऑफ वर्ब के अंतर्गत ये आएगा। नेचर ऑफ वर्ब, प्रत्येक का हमारे को याद होना चाहिए। नेचर ऑफ वर्ब अर्थात क्रिया की क्या प्रकृति है? नेचर ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस, इसके अंतर्गत देखिए आप, फर्स्ट फॉर्म, तीन फॉर्म होते हैं इसकी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तीन मोस्टली फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से मुझे फर्स्ट सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। सेकंड चीज ये कह रहा है एस या ईएस, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट की जो वर्ब है उसमें एस या एस जोड़ेंगे, बाकी में नहीं जोड़ते। क्लियर हो गया मेन वर्ब? अब मेरे पास किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता होती है। कारण की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्ट की भी मुझे आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब। किसी भी वाक्य के निर्माण के लिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, अब मोटा मोटा ये कहूं मैं
स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कर्ता प्लस क्रिया, इन दोनों से मिलकर के ही आपका वाक्य बन जाएगा, वाक्य आपका बन जाएगा। अब वैसे तो ऑब्जेक्ट का भी महत्व होता है, किसका महत्व होता है? ऑब्जेक्ट का। कर्म प्रधान वाक्य वो अलग है, ये कर्ता प्रधान वाक्य है, इस कारण हमने कर्म को महत्व नहीं दिया। और कर्ता में क्या कर्म है कर्ता का, उसका भी उल्लेख हो तो हम ऑब्जेक्ट अर्थात ऑब्जेक्ट सदैव वर्ब के पश्चातिका में आएगा। इस कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं है वाक्य स्ट्रक्चर में। हम फिर भी लिख सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना एक ऑब्जेक्ट होगा, प्रत्येक कर्ता का अपना एक कर्म होता है, एक ऑब्जेक्ट लेके काम करता है कि मेरा एक कर्म है। जैसे मैं विद्यालय का संचालन करता हूं तो मेरा कर्म बनता है, मेरा ऑब्जेक्ट है कि मैं बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं। कोचिंग की मदद के बिना बच्चों की पूरी पढ़ाई विद्यालय में होनी चाहिए, मेरा मोटिव होना चाहिए, मेरा एक उद्देश्य होना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट व्यापक है, ऑब्जेक्ट एक व्यापक शब्द है। यदि ऑब्जेक्ट का महत्व सब समझ जाए तो फिर सब कुछ सरल है। तो ये तीन अर्थात SVO, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO। इसके द्वारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बनता है। ये पूरा आपको आना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है। देखिए आप पूरा कंप्लीट आना चाहिए आपकी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। प्रत्येक पार्ट्स के लिए, टेंस के प्रत्येक पार्ट्स के लिए आपको इनकी मदद लेनी होगी, इनकी मदद लेनी होगी। अब देखो एक और मेरे पास आ जाता है सामान्यतः प्रत्येक टेंस के वाक्य में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे कंटीन्यूअस का हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो, चाहे परफेक्ट का हो, ऐसे पार्ट फीचर का हो, इनमें कुछ विशेष शब्द आते हैं। कुछ विशेष शब्दों का इनमें उल्लेख होता है जो निश्चित रूप से प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताता है। तो वह निहित हो गया आपके किसमें? यूनिवर्सल में, हैबिचुअल में, पोएम्स में और आइडियम्स में, अर्थात कहावत, इडियम्स जिसको बोलते हैं। तो जैसे यूजुअली, समटाइम, जनरली, एवरी आदि शब्दों का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता ही आता है। यह आप मान के चलिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत निश्चित रूप से जनरली, समटाइम, ऑफन, सेल्डम, रेगुलरली आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। लेकिन जब आपको सेंटेंस बनाना आ जाएंगे, सेंटेंस की प्रकृति आ जाएगी, टेंस की प्रकृति आप याद करने लग जाएंगे, तो फिर कोई आवश्यक नहीं है कि इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस की प्रकृति आपको देखना है कि ये यूनिवर्सल है या हैबिट वाले हैं या इसमें कहावत और मुहावरे हैं, उसके आधार पर आपको पता पड़ेगा। इस कारण आप ये देख रहे हैं यूनिवर्सल वाले वाक्य कौन कौन से होते हैं कि ये तो वास्तव में शाश्वत सत्य है, उसको नकार नहीं सकते। रात को तारे टिमटिमाते हैं, सत्य है, रात को टिमटिमाते, दिन तो टिमटिमाते नहीं, क्योंकि दिन में टिमटिमाते हैं लेकिन सूर्य के प्रकाश में छुपे रहते हैं, तो रात को तारे टिमटिमाते हैं, तो सत्य जो भी चीजें। जैसे पानी कितनी डिग्री पर उबलता है, बिल्कुल हॉट हो जाता है, या पानी कितनी डिग्री पर जमता है, तो शाश्वत सत्य उसका टेम्परेचर मेरे लिए। एक सामान्य व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होता है, सत्य है, इसे एक सामान्य व्यक्ति का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो सत्य है उसको मैं नकार नहीं सकता,
तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएंगे। एक हैबिचुअल हो जाए, वह सामान्यतः रोता रहता है, वह सामान्यतः खरीदारी करता रहता है, वह प्राय अपने मायके जाती है, वह प्राय अपने मायके जाती है। तो इस प्रकार से जो वाक्य है हैबिचुअल वाले वाक्य होते हैं। कई बार उसमें कहावतें भी आती, मुहावरे भी आते। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, फिर भी टोड़ा 3 कोस। एक मुहावरा है, 9 दिन चले 2.5 कोस, फिर भी टोड़ा 3 कोस। तो ये सब मुहावरे हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, ये सब 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 हो जाना। तो ये कहावत और मुहावरे जो भी आते हैं सबके सब आते हैं, इसमें होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, वाक्यों के प्रकार, टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। स्ट्रक्चर मैंने देख लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO, SVO। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार या काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम वाक्यों के प्रकार के अंतर्गत लेते हैं तो सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, 4 प्रकार के। अर्थात जहां सकारात्मक वाक्य, जहां पे बात पॉजिटिव हो, जिसमें यस नो टाइप के आंसर नहीं हो और नहीं नो का आंसर हो। एक नकारात्मक जिसमें नहीं का बोध हो, एक प्रश्नवाचक जिसमें कारण का बोध हो। प्रश्नवाचक 2 प्रकार के होंगे, डब्ल्यू से शुरू होने वाले और एल वर्ब से शुरू होने वाले। अब देखिए, मेरे को सबसे पहले सकारात्मक वाक्य लेना, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। पहला वाक्य, पहला वाक्य देखिए, हरी रोजाना, हरी रोजाना सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता है, बाजार जाता है। घबराए नहीं आप इन्हें घबराए कि सर ने कितना बड़ा वाक्य ले लिया, नहीं। जब हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिया भाई, तो फिर वाक्य में कितने भी बड़े ले, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। काइंड ऑफ स्पीच हमने हमारे को पता है, जमाते जाएंगे। अब देखिए आप, यहां नो का बोध नहीं हो रहा, नहीं का बोध नहीं हो रहा, सकारात्मक है। क्या का बोध नहीं हो रहा, सकारात्मक है। और क्यों का कैसे, इसका बोध नहीं हो रहा, कितने, इसका बोध नहीं हो रहा, इसका सकारात्मक है। हरी रोजाना सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता है। अब देखो आप, मैंने कहा था कि नेचर ऑफ सेंटेंस, यहां पे सेंटेंस की नेचर तक करता कि क्या नेचर है, हैबिट है सब्जी खरीदने की। कैसे, रोजाना, रोज किसके लिए जाता है। कई बार आपको बाजार में कोई देख ले, यार तुम रोज बाजार आते हो, कई मामलों से रोज नहीं बाजार आओ, तो इको मतलब कहीं से कि मेरी हैबिट है, मेरी हैबिट है कि मैं रोज वहां जाता हूँ। तो जहां भी आपको हैबिट वाले हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होंगे भैया।
हैबिचुअल वाले वाक्य, हैबिचुअल वाले कार्य सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निहित होते हैं। तो देखिए हरि, अब करता, डू करता का मतलब कार्य करने वाला। तो पहले वाक्य के पहले स्थान पर जो शब्द बैठा वो करता है। अब ये आप फिक्स नहीं मानिए, आप डेफिनेट मत कीजिए कि वाक्य के पहले स्थान बैठने वाला करता ही होता है। आपको तो इसमें ढूंढना है कि कार्य कौन कर रहा है, हरि कर रहा है। तो वाक्य किसी भी नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, ऐसे आ रहा है हरि, हरि आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में मैंने कहा था दो, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो ता है आ गया, सोचो ता है पहचान के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया था मैंने, क्या इंट्रोड्यूस किया था कि ता है पीते आना चाहिए, तो ता आ गया, अर्थात डू और डज में से मुझे एक को लेना है। हरि इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, हरि क्या एक वचन करता है, आपको बहुवचन एक वचन का ज्ञान होना चाहिए। एक वचन करता है हरि, तो किसके साथ आएगा, डज, हरि डज आएगा ही नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको सदैव याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में या सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में कभी भी डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका निचोड़ याद, हरि जाता है, क्या कार्य करना, जाने का, हरि गो, गो आएगा, गो जाएगा। हरि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट की क्रिया मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या एस का प्रयोग करेंगे। अब गो में एस लगेगा या एस लगेगा, जिन क्रियाओं के अंत में एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ या डब्ल्यू, एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या डब्ल्यू, तो हम सदैव क्या लगाते हैं भैया, यस लगाते हैं, अदरवाइज एस लगा देते हैं। और बहुवचन करता हो तो एस यस नहीं लगाते हैं। तो हरि गोज, अब जाता है, कहाँ जाता है, हरि गोज जाता है, कहाँ जाता है। अब क्रिया में क्रिया, हरि गोज जाता है टू बाय, खरीदने, टू बाय खरीदने के लिए, टू बाय का मतलब खरीदने। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का प्रयोग हो जाता है तो दोनों के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। टू के बाद आने वाली वर्ब सदैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, उसमें न तो एस जोड़ना है, न यस जोड़ना है, न सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, न थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, न आईएनजी जोड़ना है। केवल टू के बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी। एस यस नहीं जुड़ेगा भैया, आईएनजी नहीं जुड़ेंगे भैया, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी भैया, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी भैया। तो हरि गोज टू बाय, हरि खरीदने जाता है, क्या जाता है, हरि गोज टू बाय, कहां जाता है, हरि गोज टू बाय बाजार, हरि गोज टू बाय इन मार्केट, इन मार्केट, हरि गोज टू बाय इन मार्केट, बाजार में जाता है, किसके लिए, हरि गोज टू बाय इन मार्केट, गोज टू बाय, सॉरी क्या खरीदने के लिए, गोज टू बाय वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स इन मार्केट, इन मार्केट डेली, प्रतिदिन। हरि गोज टू बाय, गोज टू बाय वेजिटेबल्स इन मार्केट डेली, हरि प्रतिदिन, हरि प्रतिदिन या रोजाना सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता है। अब देखो ये जो सेंटेंस है, हरि सब्जेक्ट है, संज्ञा है, नाउन, नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत, रोजाना एडवर्ब है, एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बता रहा है भाई कैसे कार्य कर रहा है, क्रिया किस प्रकार की है, तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, रोजाना, एडवर्ब है। बाजार किस स्थान है, कोई स्थान है, ये भी आपकी क्या है, नाउन है। और जाना और खरीदना, बाय खरीदना, सेल बेचना,
तो ये दोनों क्रिया है, खरीदना और जाना, वर्ब है, वर्ब। अब एक आगे डेली, ये मैंने बताया एडवर्ब है, ये क्या क्रिया की विशेषता होता है, क्लियर। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत इसमें क्या क्या निहित है, इसमें क्या क्या निहित है। अब सेकंड वाक्य देखिए आप, हम खेल मैदान में हम खेल मैदान में खेलते हैं, समझिए आप। हम सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हम क्या है, अर्थात बी। अब बी को डिटरमाइन कीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो बी क्या है, हम, एक से ठीक हो गया। वी पॉजिटिव सेंटेंस है, जो डच का प्रयोग नहीं करेंगे। वी क्रिया क्या है, खेलना, खेलते हैं, खेलना हो गया। वी प्ले, इसमें ऐसे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, वी एक बहुवचन करता है, और बहुवचन करता है कि वर्ब के साथ कभी भी ऐसे एस नहीं लगाते। वी प्ले, हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं भैया, वी प्ले, क्या करते हैं, स्पोर्ट, खेल। वी प्ले स्पोर्ट्स, बहुवचन आएगा, स्पोर्ट्स, वी प्ले स्पोर्ट्स, हम खेल खेलते हैं, किसमें, इन द प्लेग्राउंड, क्योंकि प्लेग्राउंड पहले से स्थित है, कोई भी चीज जो पहले से स्थित होता है उसके लिए दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, या ऑन द प्लेग्राउंड आएगा, पर ऑन आएगा, सॉरी मैंने ऑन है, ऑन द प्लेग्राउंड। अब देखिए आप यहां, अब देखो वी नाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर समझिए आप, प्रोनाउन, ये प्रोनाउन। वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, वर्ब है, प्ले। अब आगे खेल मैदान, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड क्या है, नाउन है, प्लेग्राउंड स्थान हो गया, ठीक है। स्पोर्ट्स गेम के नेम है, स्पोर्ट्स मतलब गेम के नेम, तो ये भी आपका नाउन हो गया। ऑन प्रीपोजिशन, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत, जब पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा नॉलेज हो जाए आपको, तो वाक्य सही रूप से आप बना सकते हैं। अब हम खेल मैदान में खेल खेलते हैं, तो मैं का मतलब अंदर, मैं का मतलब इन एक प्रीपोजिशन है, या तो अंदर के अर्थ में होगा, या समय से पूर्व होगा, या तो अंदर के अर्थ में समय से पूर्व होता है, तो दोनों नहीं है तो पर, ऊपर है तो छू रहा हूं मैं, ऑन द प्लेग्राउंड, इसका ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, एट का भी नहीं होगा, स्थान से पूर्व एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब, जब आप किसी स्थान पर पहुंचते हैं तब खेलते हैं, जब नहीं मूवमेंट करते हैं तब। यहाँ मूवमेंट हो रहा है, अगर किसी स्थान पर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो फिर ऑन का प्रयोग होगा, किसी स्थान पर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि मैं मैदान में मूवमेंट कर रहा हूं। खेलने में क्या होता है, मूवमेंट ही तो होता, खड़े तो रहते खेलने में कि मैं हम खड़े हम खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तीसरा वाक्य देखिए, तुम अपने मित्रों के साथ रहते हो, तुम अपने मित्रों के साथ प्राय रहते हो, ये देखिए आप, पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा नॉलेज होना चाहिए, बिना पार्ट ऑफ स्पीच के नॉलेज के हम वाक्य नहीं बना सकते। ते आगे भी इससे क्या काम है, प्रेजेंट एवं डेफिनेट टेंस से पहचान आ गया, इंट्रोडक्शन हो गया। सब्जेक्ट कौन है, जो, सबसे पहले करता क्या उसका, तुम, अपने मित्रों के साथ रहते हो, तुम अपने मित्रों के साथ रहते हो, ये देखिए आप, पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा नॉलेज होना चाहिए, बिना पार्ट ऑफ स्पीच के नॉलेज के हम वाक्य नहीं बना सकते। ताकि ते आगे भी इससे क्या काम है, प्रेजेंट एवं डेफिनेट टेंस से पहचान आ गया, इंट्रोडक्शन हो गया। सब्जेक्ट कौन है, जो, सबसे पहले करता क्या उसका, ये तुम
अपने मित्रों के साथ प्राय रहते हैं। रहना, यू क्या है, बहुवचन सब्जेक्ट है। यू लिव, तुम रहते हैं। कहाँ रहते हैं भैया, किसके साथ रहते हैं, अपने मित्रों के साथ। कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं, प्राय, जनरली। तो मैं क्रिया की विशेषता बता रहा है ये प्राय, इस कारण जनरली, जनरली, यू जनरली लीव, लीव रहते हैं किसके, अपने मित्रों के साथ, विद, विद के साथ, अपने मित्रों के साथ, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फ्रेंड्स। अब देखिएगा पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत जाइए, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत जाइए, क्या कह रहा है भैया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या कह रहा है, समझे। यू इज ए प्रोनाउन, यू इज ए प्रोनाउन। यू क्या है, स्वर्नाम है। स्वर्नाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें स्वर्नाम कहते हैं। यू स्वर्नाम, कर्ता के स्थान पर स्वर्नाम बैठा हुआ। चलो तुम स्वर्नाम है। अपने मित्रों, अपने मित्रों, यह भी स्वर्नाम है लेकिन अधिकार सूचक। अपने मित्रों, योर फ्रेंड्स स्वर्नाम है, आधिकारिक स्वर्नाम, अधिकार सूचक, पॉजिटिव प्रोनाउन है। इंग्लिश में क्या बनेगा, पॉजिटिव। ऐसे स्वर्नाम शब्द जो जिस पर अधिकार होता है। और यहां पे देखो आप, आवर, योवर, माई, देयर आदि के बाद संज्ञा शब्द आते हैं। आदि के बाद क्या आते हैं, संज्ञा शब्द आते हैं। तो मित्र भी एक प्रकार के, फ्रेंड्स क्या है, संज्ञा। तो आवर फ्रेंड्स पॉजिटिव प्रोनाउन, योवर पॉजिटिव प्रोनाउन, आवर पॉजिटिव प्रोनाउन, देयर पॉजिटिव प्रोनाउन, माय पॉजिटिव प्रोनाउन। लेकिन इन सब के बाद में कोई ना कोई संज्ञा आती है, ठीक है। विद, विद प्रीपोजिशन, विद क्या है, प्रीपोजिशन के साथ, के किसी के साथ यदि आप कहीं जा रहे हैं, घूम रह रहे हैं, तब अपन क्या करेंगे, के साथ। साथ साथ और के साथ में अंतर होता है। साथ साथ का मतलब टुगेदर, टुगेदर इज नॉट ए प्रीपोजिशन, टुगेदर इज ए वर्ड, एक शब्द है जिसका मतलब है साथ साथ, जिसका मतलब है साथ साथ। लेकिन के साथ, के साथ, विद, किसके साथ, योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, ठीक है। लिव इज ए वर्ड, लिव इज ए वर्ड, लिव एक क्रिया, लिव एक क्रिया है। कैसी क्रिया, मैन वर्क, कैसी क्रिया, मैन वर्क। इन सबका हमें नॉलेज होना चाहिए मित्र। एक चौथा वाक्य हो लेते हैं, चौथा वाक्य हो लेते हैं। राधा और रमन साथ साथ खेलते हैं, खेलते हैं। राधा और रमन साथ साथ खेलते हैं। सब्जेक्ट राधा एंड रमन, राधा एंड रमन। तायत ये आ गया। अब देखो कंजक्शन, एंड इज ए लिंकिंग वर्ड्स। जब एंड से कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हुए तो सदैव सहायक क्रिया बहुवचन की आएगी। सदैव हेल्प कैसे आएगी, बहुवचन की आएगी। तो पार्ट ऑफ स्पीच का ध्यान होना चाहिए। तो राधा एंड रमन आर, तो आर आएगा क्या, क्यों तायत है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। और तो राधा एंड रमन क्या है, बहुवचन है, तो यहां पे ऐसे ऐसे नहीं लगेगा। राधा एंड रमन प्ले, प्ले, प्ले साथ साथ टुगेदर, प्ले टुगेदर साथ साथ। सुनना, अब देखो आप, राधा एंड रमन क्या है, नाउन है। प्ले क्या है, वर्ब है। टुगेदर क्या है, टुगेदर साथ साथ, एडजेक्टिव भी कह सकते हैं टुगेदर।
क्योंकि कर्ता की विशेषता बता रहा है। टुगेदर इज ए वर्ड विच इज डिनोटेड बाय एडजेक्टिव। एडजेक्टिव शब्द के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि कर्ता की विशेषता बता रहे कि कैसे रहते भी शासक रहते, उनकी विशेषता शासक करते हैं। इस कारण टुगेदर इज ए एडजेक्टिव। टुगेदर क्या है? एडजेक्टिव। इस प्रकार से हमने 4 वाक्य बनाए। इन चारों वाक्यों के आधार पर कल भी अपन वाक्य आपको बनाएंगे। धन्यवाद। खूब पढ़ें, मस्त रहे, खूब खेलें, खूब सोएं और लेकिन अधिक से अधिक पढ़ें। धन्यवाद।